साथियों, भाइयों बहनों, नमस्कार। आज मैंने आपसे अनुरोध किया था कि मैं आज आपसे कुछ विशेष बातचीत करूंगा। इस समय राष्ट्रीय स्तर पर सभी पक्षों में आरक्षण को लेकर बहुत बहस चल रही। बहुत मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, अखबारों में भी देख रहा हूँ और सोशल मीडिया पे तो कोई और खबरें नहीं है। लेकिन मैंने अभी तक ये रहस्य शायद इसलिए नहीं खोला था क्योंकि मुझे आधिकारिक तौर पर जो जानकारी थी वो बहुत ही विचित्र थी। राष्ट्रीय आयोग में चूंकि मुद्दा आरक्षण से संबंधित है, इसलिए मैं आपके संज्ञान में जरूर लाना चाहता हूं कि जब मैं आयोग में पहुंचा तो मैंने अपने सारे अधिकारियों को बुलाया और मैंने कहा कि मेरा एक आदेश में बनाइए। वो नोट किया गया। मैंने कहा जितने भी भारत में राज्य हैं, वहाँ के जितने मुख्य सचिव हैं, सबको एक सबको पत्र जारी कीजिए और उस पत्र में लिखिए कि आपके राज्य में ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी अथवा डी श्रेणी में कितने अधिकारी कर्मचारी वर्तमान समय में कार्यरत हैं। 15 दिन के अंदर प्रत्येक दशा में राष्ट्रीय आयोग को यह अवगत कराने का कष्ट करें। पहला तो आदेश ये किया मैंने, और दूसरा आदेश ये किया सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को कि आप तत्काल प्रत्येक दशा में बहुत ही गंभीरता से समस्त अपने जिलाधिकारियों को निर्देश दीजिए कि एक सप्ताह के अंदर वो आपको भेजें कि आपके नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में कितने ऐसे सफाई कर्मचारी हैं जो स्नातक हैं, परिस्नातक हैं या और ज़्यादा उच्च शिक्षित हैं और सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत हैं। लगभग 1700 जिलाधिकारियों को ये पत्र गए, सारे राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र गए, और जब पत्र चले गए तब पूरे मंत्रालय में हमारे हड़कंप मच गया। उसकी जब कॉपी गई ऊपर तक तो वहाँ लोगों ने कहा ये तो बड़ा गजब हो गया, बहुत चीज़ें खुल जाएंगी। ये मेरे पास सूचना है क्योंकि हमारे तमाम पंजाब और हरियाणा कैडर के आईएएस भारत सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं। यद्यपि यूपी के भी बहुत से लोग हमारे शुभचिंतक अधिकारी थे, तो सभी से सूचना बाद में मिली और वो जो पत्र गया और 15 दिन या 20 दिन या 1 महीने में सभी आदरणीय मुख्य सचिवों ने अपने अपने प्रदेश में जिलाधिकारियों को जो पत्र जारी किए और उनसे सूचनाएं मांगी, तो बहुत गजब की जवाब हमको मिला। जो ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी में हमने अधिकारियों की और कर्मचारियों की संख्या मांगी थी कि स्वच्छकार समाज, वाल्मीकि समाज, धानु समाज, हेला समाज, डोम समाज, शेख हलाल खोर या जो भी हमारी स्वच्छकार की उपजातियां हैं, इनके कितने अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं। समाज के साथियों और देशवासियों, मुझे कहते हुए बहुत दुख है कि जो मेरे पास रिपोर्ट आई, सभी राज्यों के मुख्य सचिवों ने भेजा,
नील थी कि अधिकारियों कर्मचारियों की कोई संख्या नहीं दर्शाई गई और कहा कि सब जगह आपके अधिकारी कर्मचारी की संख्या, क्योंकि अगर 1 लाख में 10-5 काम कर रहे हैं तो कोई प्रतिशत बनेगा नहीं। हाँ, उस समय ये सूचना जरूर आई कि डी श्रेणी में केवल जो सफाई कर्मचारी के पद हैं वो आपके स्वच्छकार समाज से जरूर लिए गए। और दूसरी सूचना जो मैंने मांगी थी कि कितने स्नातक पर स्नातक और उच्च श्रेणियों में है, तो इंटर, बीए, एमए, एलएलबी, पीएचडी, इंजीनियर, बहुत सी डिग्रियों के साथ सूचना जिलाधिकारियों ने नगर पालिकाओं से, नगर निगमों से मांगा, नगर पंचायतों से। लाखों हजारों लोग पूरे प्रदेश में, मतलब हर प्रदेश में हजारों लोग, और सब संख्या जब जोड़ी गई तो लाखों में पहुंच गई कि लाखों लोग देश में ऐसे सफाई कर्मचारी हैं जिनको स्नातक मतलब बीए, एमए और पीएचडी की डिग्री के बाद भी उनकी शैक्षिक योग्यता पर उनको पदोन्नत न करके उनको सफाई कर्मचारी, चूंकि वो इस जात से संबंधित थे, इस स्वच्छकार समाज से संबंधित थे, तो उनको सफाई कर्मचारी का पद दिया गया। अब इसमें एक आश्चर्यजनक रूप से साथियों, भाइयों, बहनों, सवाल आता है और ये बड़ा विस्फोटक सवाल है। और ये मैं विशेषकर अपने समाज की जो युवा पीढ़ी है, भाई बहन है हमारे, जो देश का भविष्य है, उनके भी संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अगर ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी में आजादी से अब तक जब सारे विभागों में हमारे पद नील हैं, मतलब है ही नहीं, तो आजादी से अब तक आरक्षण का लाभ किसको मिला? हमको हम आरक्षण के नाम पर बदनाम भी हैं। सारा आरक्षण लिए जा रहे हैं, सारा आरक्षण खाए जा रहे हैं। समान जाति के लोग भी आरोप लगा रहे, पिछड़ी जाति के लोग भी आरोप लगा रहे कि हमारा सारा आरक्षण ये लोग, दलित लोग खा गए। तो ये रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। मुझसे तमाम भारत सरकार में कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि मुझसे बहुत विशेष अनुरोध किया गया था कि अभी इस पर कुछ आप ना बोलिएगा, और इसको हम लोग देखते हैं। नीति आयोग को, योजना आयोग था उस समय नाम, उनके पास भी आपके जो संस्तुति आपने की है भेजा था मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को, और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय को भेजा था कि ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि आज़ादी से अब तक जब हमारे सभी संवर्गों में पद नील हैं, रखे ही नहीं गए। मैंने बताया जैसा कि अगर 1 लाख में 4 लोग, 5 लोग अधिकारी या कर्मचारी हैं तो उनका क्या प्रतिशत बनेगा? कोई गणितज्ञ बताए हमको, उसकी कोई संख्या की जाएगी? तो जब आजादी से अब तक आरक्षण का लाभ हमको मिला नहीं, उसका हमने लाभ ही नहीं उठाया, हम कहे बदनाम हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी से और पूरे देश के सभी माननीय मुख्यमंत्री, केंद्र शासित राज्यों के माननीय राज्यपाल, उपराज्यपाल और उत्तर प्रदेश के हमारे संत स्वरूप पीठाधीश्वर परम पूजनीय बाबा जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो बहुत दृढ़ निश्चय लेते हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि अब तो हमारा ब्याज बनता है कि अगर हमको आजादी से अब तक आरक्षण का लाभ भी नहीं मिला और आरक्षण के नाम पे गालियां भी हम खा रहे, हमारा समुदाय अपमानित हो रहा है और उसका लाभ भी हमको नहीं मिला, तो कम से कम विशेष प्राथमिकता देते हुए
जितने मैंने अभी नाम लिए स्वच्छकार जातियों के, इसको विशेष अवसर दिए जाने की आरक्षण में आवश्यकता है कि इनको ज्यादा से ज्यादा, जो आपके अधिकारी है, जिला माननीय सम्मानित जिलाधिकारी है या जो प्रमुख सचिव है विभागों के, वो संज्ञान में लें और इस रिपोर्ट का पुनर्वलोकन करें। और मैं अपने समाज के भी बुद्धिजीवी भाइयों बहनों से चाहूंगा कि भारत सरकार के तहत जन सूचना अधिकार अधिनियम 2004 है, जिसमें संभवतः 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगा के आप उत्तर प्रदेश के किसी राज्य के मुख्य सचिव और वहां के अपने जनपद के जिलाधिकारी से सूचना के अधिकार के तहत ये दोनों जो मैंने आदेश किए थे कि ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी में कितने अधिकारी कर्मचारी स्वच्छकार समुदाय से अब तक हैं, उनकी संख्या, और कितने ऐसे नगर निगमों नगर पालिकाओं में सफाई कर्मचारी हैं जो उच्च शिक्षित है, स्नातक पर स्नातक पीएचडी है, वो सफाई कर्मचारी का काम कर रहे हैं। तो जब सूचना के अधिकार के तहत ये आप अपने जनपद के जिला अधिकारी से ये रिपोर्ट हमारे नाम का उल्लेख करते हुए मांगेंगे कि दुर्गेश वाल्मीकि जी ने ये आदेश किया था और ये आपसे मांगा था और आपने उनको ये जवाब भेजा था, उसकी एक प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें, तो पूरे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि बदनाम भी हम हो रहे कि सब खाए जा रहे हैं और खाने को भी नहीं मिल रहा है। लोग समझ रहे हैं खूब खा रहे, तो जिन लोगों को लाभ नहीं मिला उनको विशेष अवसर दिए जाने की जरूरत है। साथियों, भाइयों बहनों, ये बहुत ही गंभीर मामला है और इसको मैं सार्वजनिक इसलिए कर रहा हूं, कुछ सामयिक बातें थी, कुछ ऐसी भी बातें शासन प्रशासन में होती हैं। जब आपने देखा होगा कि तमाम हमारे माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जब शपथ लेते हैं तो उनको शपथ में कहा जाता है कि कुछ बातें देश हित में, लोक हित में सुरक्षित रखी जाएंगी। मुझसे जब ये कहा गया कि आपकी भावनाओं से हम केंद्र सरकार को अवगत कराएंगे, करा रहे हैं और इस पर जरूर कुछ आगे मामला बढ़ेगा, समाज के लोगों को जो लाभ नहीं मिला उसको लाभ मिलेगा। तो मैंने जो आपसे बात बताई इस पर आप लोग बहस करें, पूछें लोगों से कि किसको आरक्षण का लाभ मिला। अपने जनपद में जितने लोग 10 साल से, 20 साल से, 15 साल से स्नातक है, पर स्नातक है, पीएचडी किया हुआ है, इंजीनियरिंग की डिग्री लिए बैठे हैं और तमाम भर्तियां निकल रही हैं, आप आवेदन कर रहे हैं और आप कहीं भर्ती नहीं हो पा रहे। सैकड़ों लोग हमारे ओवर एज हो गए। उत्तराखंड से बहुत से लोग हमारे आज भी आते हैं। जब उत्तराखंड एक था, हम जब बहुत जगह कोई ऐसा कस्बा नहीं होगा, कोई ऐसा जनपद नहीं होगा जहाँ नहीं जाते थे, तो आज भी सब लोग मेरे संपर्क में हैं। वहां भी बहुत से लोग हमारे भाई बहन इस उच्च शिक्षित हैं, लेकिन उनका लाभ आरक्षण का उनको भी नहीं मिला। तो हमको विशेष अवसर दिए जाने की हमारे समुदाय की को जरूरत है और मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो कारपेट सिटी के नाम से जानी जाती थी, कालीन की नगरी भदोई, जिसका उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीय बहन मायावती जी ने मुख्यमंत्री के रूप में जनपद संत रविदास नगर किया था, उसका नाम हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, बहुत ही पूजनीय सम्मानित आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो 650वीं जयंती के अवसर पर पुनः संत रविदास नगर जिला रखने का भदोई को काम किया है, निर्णय लिया है। इसके लिए मैं पूरे प्रदेश के अपने लाखों लाख स्वच्छकार समाज
वाल्मीकि समाज, धानुक समाज, हेला समाज, डोम समाज, बासफोर समाज, सुपर हलाल खोर जो हमारे हलाल खोर हैं, सब जो नाम है, सभी की तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इससे देश के और प्रदेश के दलितों में एक स्फूर्ति सी आई है, एक उमंग सी आई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भगवान राम की अयोध्या नगरी, जिसकी पूरी दुनिया में लोग पूजते हैं और आते हैं, वहां का जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा है, उसका नाम महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे जो रखने का काम किया, उसने भी हमारे वाल्मीकि समाज, विशेषकर सारे स्वच्छकार समाज में बहुत उमंग आई, स्फूर्ति आई। लेकिन मैं अपने बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो ऐसी पीठ के पीठाधीश्वर हैं, संत हैं, गोरखधाम के, तो जो निर्णय ले लेते हैं तो चाहे जितना बड़ा नुकसान हो वो परवाह नहीं करते। और मैं ये कोई भाजपा समर्थक या विरोधी होने के नाते नहीं बोल रहा हूं, मैं एक अपनी भावना रख रहा हूं, और मेरी भावना, मैं सार्वजनिक जीवन का व्यक्ति हूं, और जब भावना रख रहा हूं तो निश्चित तौर पर हमारे हजारों लोगों की भावना जुड़ी है कि बिहार में एक जिला है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में, चाहे जहां वाल्मीकि समाज की सबसे ज्यादा, स्वच्छकार समाज की आबादी हो, या राज्य सरकार या माननीय मुख्यमंत्री जी अपने विवेक से किसी भी एक जनपद का नाम, जिस तरह संत रविदास नगर रखने का काम किया है, महर्षि वाल्मीकि जी के नाम एक जिले का नाम रखने की कृपा करें, तो इससे निश्चित तौर पर हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको एक मन में आएगा कि तमाम हमारे महापुरुषों के नाम से, दलित महापुरुषों के नाम से जनपदों के नाम है, और महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से अगर माननीय मुख्यमंत्री जी एक जिले का नाम रख देंगे तो निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश में और देश में जितना भी हमारा वाल्मीकि समाज है, स्वच्छकार समाज है, सब में एक खुशी का संचार होगा, खुशी होगी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज मैंने देखा अभी 2-3 दिन जो आरक्षण के ऊपर जंतर मंतर से में चला मामला, उसके पहले वो एजुकेशन को, शिक्षा को लेकर चला। यद्यपि प्रधानमंत्री जी ने कल एक बयान दे दिया, और बहुत अच्छा बयान दिया कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, के बच्चों से गलती होती है, लेकिन हजारों लाखों लोगों ने नहीं, लेकिन 10, 15, 20 बच्चों ने पता नहीं कहां से मोटिवेट होकर जो प्रधानमंत्री जी के नाम से अपशब्दों का प्रयोग किया, बहुत गंदी गंदी जो गालियां सोशल मीडिया पे देने का काम किया, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। और इसलिए निंदा करता हूं कि वो प्रधानमंत्री बनने के बाद माननीय मोदी जी वो भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और आज अगर हमारी ये भाजपा की सरकार है, कल किसी दल की सरकार आए और कोई प्रधानमंत्री बने और उसको भी ऐसे अगर अपमानजनक शब्दों में कहा जाएगा, भद्दी गालियां दी जाएंगी, तो मैं और मेरे जैसी विचारधारा के लोग उसका भी विरोध करेंगे। बहन जी सुश्री मायावती जी ने 1,08,000 सफाई कर्मचारियों को भर्ती करने का जब काम किया था, यद्यपि मैं दूसरी पार्टी में उस समय था, अब तो मैं कहीं नहीं हूं 20 साल से, लेकिन मैंने उनका स्वागत किया, हर जगह स्वागत किया। तो जो अच्छा काम करेगा उसका स्वागत होना चाहिए, और जो गलत काम हो
वो कोई दल का लोग करें, कोई लोग करें, उसकी निंदा होनी चाहिए। तो ये बात मैंने आज जो कही है, इसको एक बहस के तौर पर मैं अपने समाज के खाते में या पाले में इस बात को भेज रहा हूं कि सूचना के अधिकार से आप ये मांगिए कि आजादी से अब तक के फिर अगर हमको आरक्षण का लाभ नहीं मिला तो किसको मिला, और आजादी के बाद देश ने इतनी तरक्की कर ली और उसके बाद भी आज भी जिनको कलम पकड़नी चाहिए, नारा देने से नहीं काम चलेगा कि झाड़ू छोड़ो कलम उठाओ। अरे कलम हमारा कोई मांगे तो हम बीए पास एमए पास झाड़ू लगा रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये लिखित दस्तावेज हमारे पास सुरक्षित हैं। और अगर समय ने पलटा खाया, ऐसी परिस्थितियां आई, तो मुझे देश की न्यायपालिका पे बहुत भरोसा है। मैं माननीय उच्च न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक अपने साथियों की सहयोग लेकर वहां तक जाऊंगा और लड़ूंगा इस लड़ाई को जब तक जीवन है, कि क्या देना दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। क्या बीए एमए पढ़ने के बाद भी हमको आप पदोन्नत नहीं कर रहे सर, और दूसरी अच्छी नौकरियों में अवसर नहीं दे रहे हैं, केवल झाड़ू लगाइए। और वो झाड़ू भी आपने, पहले आरक्षण नहीं था, पहले तो ये था आजादी से अब तक कि जो सत्कार समाज के लोग होंगे वही सफाई करेंगे। अब क्या हो गया, अब इसमें आरक्षण लगा दिया। वो मैं पहले आपको वक्तव्य में बता चुका हूं कि 50%, 27%, 21%, 2%। अब जब आरक्षण लगा दिया तो ये काम भी हमसे छीन लिया, तो हमसे झाड़ू वाला भी काम छीन लिया। और हम अगर पढ़ लिख गए, हमारे माता पिता ने कर्ज लेके बैंक से या महाजन से, सूदखोरों से कर्ज लेके अगर पढ़ा भी दिया, कष्ट उठा के, एक टाइम खाना खाकर, और पढ़ने के बाद भी हम किसी नौकरी में नहीं आ पाए, तो कहां कौन सा विकास हो रहा है, किसका विकास कर रहे हैं, कौन लोग विकास कर रहे हैं, ये कौन से तकनीकी लोग हैं जो इधर कुआं और उधर खाई, कहीं हमको अच्छा नहीं देखना चाहते। क्या देखना चाहते हैं कि हमारे लोग कहां चले जाएं, कोई दूसरा देश बना दिया है। अरे आपके साथ जीना है, आपके साथ मरना है, तो जीने लायक वेतन तो दो। संविदा आउटसोर्सिंग में भूखे मरने का वेतन है, एक हफ्ता नहीं चलता है, खत्म हो जाता है। हमारे भाई बहन वो बेचारे महाजन के सूदखोर क्या खड़े रहते हैं कर्ज के लिए। 9,000 तनख्वाह मिलती है, वेतन मिलता है, उसमें भी उनका 1-1,500 रुपया कर्ज में सूदखोर के पास चला जाता है। ये नहीं जानकारी होगी आप लोगों को। इसके ऊपर बहुत बड़ा एक आंदोलन हुआ था 1967 में। उत्तर प्रदेश के हमारे विधान परिषद के सदस्य माननीय कन्हैया शंकर राव वाल्मीकि साहब थे। सूदखोर आते थे, उनके साथ डंडे लिए लोग रहते थे, पूरा वेतन छीन लेते थे। तो उन्होंने विधानसभा में, विधान परिषद में एक आवाज उठाई कि सूदखोर हमारे वेतन, हमारे कर्मचारियों का, सफाई कर्मचारियों को छीन लेते हैं। तो मुख्यमंत्री उस समय थे स्वर्गीय यादरी, बहुत कर्मठ योग दानी, कर्ण जैसे दानी थे वो, आदरणीय चंद्र भानु गुप्त जी। उन्होंने कहा सदन के अंदर कि पूरे प्रदेश में जितना भी पैसा सूदखोरों के पास सफाई कर्मचारियों ने लिया है वो सब जब्त किया जाता है। अब कोई सफाई कर्मचारी जिसने भी पैसा लिया इन सूदखोरों से कोई वापस नहीं करेगा, और अगर कोई मांगता है तो उसकी सूचना आप निकटतम थाने में दीजिए। वो सारा पैसा हमारे लोगों का माफ हो गया था। लेकिन हुआ क्या कि सब लोगों ने मिलके इसी लखनऊ के पेपर मिल कॉलोनी में, वो घर से निकल रहे थे, उनकी हत्या करा दी गोली मार के। उस समय पद पे थे वो हत्या हो गई। उनका अंतिम संस्कार हमारे पिता स्वर्गीय मोहनलाल वाल्मीकि जी ने किया, पूरे समाज ने सहयोग किया, और उन्होंने उनका मृतभोज भी, जब सबने कहा कि आप क्यों कर रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं, मैंने उनके चिता में आग लगाई है, तो मैं पुत्र समान हूं,
तो मैं इनका भोजन भी करूंगा, जो क्रियाक्रम वाला होता था। तो तमाम इतिहास है, हमारे समाज के तमाम बुजुर्गों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। समय समय पे आपका मैं मार्गदर्शन करूंगा, जानकारियां दूंगा। आज हम संगठन तो बहुत बन गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत हो गए, प्रदेश अध्यक्ष बहुत हो गए, लेकिन शंकरराव वाल्मीकि का नाम आज की पीढ़ी जानती है? नहीं जानती। उनकी हत्या किसकी वजह से हो गई? कि सफाई कर्मचारियों का पैसा सूदखोर लूट रहे थे, पूरी पूरी तनख्वाह उल्टा कुएं में उल्टा लटका देते थे। बहुत जुल्म होता था हमारे लोगों पर। तो जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, आज तक उनकी मूर्ति किसी सरकार ने नहीं लगाई। तो हर बात की तमाम चीजें हैं। हमारे तमाम प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे महान नेता इस समाज में हुए कि अगर उनके बारे में चर्चा करेंगे तो पूरे पूरे 24 घंटे लग जाएंगे। लेकिन समय समय पर मैं अपने तमाम पुराने साथी, मैंने उस दिन नाम याद कर रहा था, भूल गया। अलीगढ़ से हमारे बाबू आदरणीय पूजनी स्वर्गीय बाबूलाल मैसी साहब, नैनीताल से रामस्वरूप सहदेव जी, कानपुर से हमारे बहुत, मैं उनको क्या कहूँ, हजारों नेता इस कौम में मोहल्ले मोहल्ले पैदा कर दिए। आदरणीय पूजनी तुलसीराम वाल्मीकि साहब ने, हमारे पिता स्वर्गीय मोहनलाल वाल्मीकि जी ने तमाम नेता पैदा किए और समय समय पर वो संघर्ष भी करते रहे, आज भी कर रहे हैं। लेकिन पहले का रूप एक था, सब एक थे, आज सब अलग अलग हैं। तो शक्ति हमारी थोड़ा सा बिखर गई। ये शक्ति किसी तरह ईश्वर करे एक हो जाए। तो सरकार कोई हो, 5 लोग, केवल 5 लोग लखनऊ के नेता थे, साइकिल पे चलते थे। और इन लोगों ने आपस में चाय पी रहे थे, तो एक हमारे बहुत सम्मानित नेता, उन्होंने कहा बताओ हमारा कोई एमएलसी नहीं विधान परिषद में, उच्च सदन बताते हैं, तो क्या किया जाए? कहीं चलो मुख्यमंत्री से बात करते हैं। ये सब साइकिल से गए। उनका नाम है पूजनीय स्वर्गीय अक्षयलाल वाल्मीकि। वो नगर निगम लखनऊ में सुपरवाइजर थे, हमारे पिताजी सुपरवाइजर थे। आदरणीय पूजनीय छंगालाल धानुक सुपरवाइजर थे, आदरणीय दुर्गा प्रसाद धानुक जी वो सुपरवाइजर थे। ये 5-6 लोग सीधे गए मुख्यमंत्री जी के यहाँ। उस समय मुख्यमंत्री थे हेमवती नंदन बहुगुणा। साइकिल खड़ी की, गेट में खड़े हो गए, कहीं जाओ बता दो हम लोग फला फला लोग आए। तो वहाँ उसने कहा गार्ड ने की पर्ची दे दीजिए। अब सिक्योरिटी वालों ने पर्ची दी, 10 मिनट के अंदर मुख्यमंत्री जी ने बुला लिया अंदर। ये किसी पार्टी के नेता नहीं थे, ये नगर निगम में नौकरी करते थे। और मुख्यमंत्री जी के पास गए तो माननीय अक्षयलाल वाल्मीकि जी ने कहा कि बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे समाज का एक भी विधायक नहीं, एमएलसी नहीं। तो उस समय शिक्षा का बहुत अभाव था, गरीबी थी, साधन का अभाव था, बहुत कम लोग शिक्षित होते थे सन 1970-75। तो उन्होंने कहा जाओ कोई पढ़ा लिखा नौजवान ले आओ, बना देंगे एमएलसी। 3 दिन पूरे लखनऊ में ढूंढा गया। तो एक साहब मिले, वो रेलवे में अच्छे पद पे थे, परमानेंट नौकरी थी, और वो ग्रेजुएट थे, पीएचडी थे, डॉक्टर थे, डॉक्टर फूलचंद जी। तो इन लोगों ने 3 दिन बाद जब नाम बताया तो कहले इतना टाइम लग गया? अरे कैसा पढ़ा लिखा आदमी ढूंढ रहे थे, टाइम तो लगेगा। और बहुगुणा जी ने डॉक्टर फूलचंद वाल्मीकि को एमएलसी बनाया और 3 बार रिपीट किया, यानी 18 साल वो बन गए एमएलसी। तो उस समय हमारे सफाई मजदूर कौम के नेताओं की ये ताकत थी, क्योंकि यूनियन तब थी नहीं, 51 यूनियन थी पूरे प्रदेश में। अध्यक्ष कल्याण चंद वाल्मीकि राज्यसभा इलाहाबाद, और 2 महामंत्री थे, माननीय तुलसीराम वाल्मीकि कानपुर और हमारे पिता स्वर्गीय मोहनलाल वाल्मीकि, 2 महामंत्री थे। और पूरे प्रदेश में एक यूनियन थी। ये पूछिए मानिक लाल नागर से, पूछिए राम प्रसाद वाल्मीकि भोगांव से। हमारे एनआर वाल्मीकि नहीं थे उस समय, हमारे टाइम पर वो फैजाबाद के जिलाध्यक्ष थे, बाद में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हमारे साथ, हमने उनके साथ काम किया। इन लोगों की तमाम कुर्बानियां हैं। तो मैं धीरे धीरे सबको
नई पीढ़ी को पुराने लोगों के बारे में इसलिए बताऊंगा कि आज हमारे बहुत से लोग हैं लेकिन अस्वस्थ हैं, या बहुत वृद्ध हो गए हैं, या दुनिया में नहीं हैं, तो उनकी चर्चा किए बगैर, उनके कुर्बानियों को याद किए बगैर हम आगे की बात की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो उन्होंने कौम के लिए काम किया वही तो हमारी ऊर्जा है, वही तो हमारा संबल है। इसलिए मैं अब और बातें ना कह के बहुत जल्दी आपके सामने फिर दर्शन दूंगा, आपसे मिलूंगा, आपका दर्शन करूंगा। और मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि जो मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है पुनः, कि उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले को, जनपद को महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से रखने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।